हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। जैसा कि हम सबको पता है, आज 1 दिसंबर है। हाँ। हाँ, तो आज है फर्स्ट। क्या हो गया इसको? ओके। तो आज है जैसे कि 1 दिसंबर, तो आज से हमें क्या स्टार्ट करना है? आज से हमको रिवीजन स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर इसलिए पहली बात तो ये चैप्टर जल्दी याद नहीं होता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसमें चीजें आती हैं कि हमको चीजें याद नहीं हो रही। हम ये कैसे याद रखें कि हमको एप्रोफेज में क्या करना है, एनाफेज में क्या करना है, मेटाफेज में क्या करना है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग याद करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी हम समझेंगे कि क्रोमोसोम किस चीज से बना है, क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर है। बेसिकली इस चैप्टर को पहले करने का ये मोटिव है कि ताकि आपका जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है, आप जो आगे पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, तो इन सारी चीजों में आपको क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए हम एकदम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले हम ये कवर करेंगे सेल साइकिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, फिर हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, देन हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सीरीज में पढ़ोगे, लेक्चर भी अगर आप सीरीज में देखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। पहले ओके, चलो ये भी चलने लगा, स्टाइलस भी। ओके, सब अच्छे से तैयार हो जाओ एकदम। हम लोग को पूरा आज चैप्टर कंप्लीट करना है। चलिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है। आज का टॉपिक लिख लीजिए कि आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम सेल साइकिल कवर करेंगे, फिर हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन बेसिकली क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये है आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब इस टॉपिक में भी हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे वो भी एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे, हम जब सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में हम दो फेज को कवर करेंगे। एक आएगा इंटरफेज और एक हमको पढ़ना है डिवीजन फेज। हमेशा जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो, केवल लेक्चर्स के लिए नहीं होता ये, जब आप घर पे भी पढ़ो तो आप एक बार टॉपिक को नोट डाउन कर लो कि हाँ आज मुझे इतना पोर्शन इसका कवर करना है, इतना पोर्शन इसका कवर करना है। आपके फ्रंट पेज पे टॉपिक्स लिखे होने चाहिए ताकि जब भी आप अपनी नोटबुक खोलो तो आपको याद रहे कि कौन सी चीज किस नोट्स में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल, और सेल साइकिल के अंदर हम इंटरफेज और डिवीजन फेज कंप्लीट करेंगे। डिवीजन फेज के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है कैरियोकाइनेसिस, एक आता है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा आता है आपका साइटोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, हमको इसके बारे में भी समझना है। दूसरी चीज, सेल साइकिल की बात हो गई। जब आप बात करोगे सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन के अंदर बेसिकली किस तरह से डॉटर सेल्स बन रही हैं ये आपको पढ़ाया जाएगा कि डॉटर सेल्स कैसे बन रही हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे माइटोटिक और मियोसिस के बारे में कि माइटोसिस क्या है, या माइटोटिक ही कर लो इसको। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है और मियोटिक डिवीजन क्या होता है। तो हम माइटोटिक और मियोसिस भी कवर करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हर चैप्टर में माइटोटिक मियोटिक का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज लिखा हुआ है कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल के साथ। देखिए, जब भी बात आती है सेल साइकिल की, तो बेसिकली सेल का मतलब क्या है। सेल का मतलब हम सब जानते हैं कि दो तरह की सेल होती है। एक होती है यूनिस, एक दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपने सुना होगा कि हम ऑर्गेनिज्म को हमेशा कैसे बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
कुछ ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स को आप बोलते हो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल और केवल एक सेल से बने हैं, वेयर एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रुप ऑफ सेल से बने हैं। जब एक ही सेल से ऑर्गेनिज्म बना है तो उसको आप यूनिसेलुलर बोलते हो, जब मोर देन वन सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको आप मल्टीसेलुलर बोलते हो। अब यहाँ पर हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का कॉन्सेप्ट क्यों बताया? आप कहोगे कि मैम हमें तो सेल साइकिल जानना है, हमें तो सेल डिवीजन जानना है, आप यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्यों बता रही हो? ये तो हमें पता है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल रही होगी, पहले एक सेल से दो सेल बनी होगी, दो सेल से चार सेल बनी होगी, फिर चार सेल से पांच सेल, छह सेल बनी होगी। तो ये क्या हो रहा है? सेल के नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। सेल के नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? सेल के नंबर सेल डिवीजन, सेल साइकिल, इन्हीं प्रोसेस से तो इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन कैसे रहा है, इसी का कॉन्सेप्ट समझना है बेसिकली। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि हमें ये पढ़ना है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं, तो हमें उसी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि सेल आपस में डिवाइड कैसे करती है, सेल ग्रो कैसे करती है, सेल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कैसे होते हैं, जिससे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन रहा है। तो सेल साइकिल बेसिकली है क्या? सेल साइकिल में सपोज करो एक ये छोटा सा सेल है, ठीक है। अब इस सेल साइकिल में होगा क्या ये जानो, इसका नाम सेल और साइकिल क्यों बोलते हैं, सेल के साथ इसको साइकिल क्यों बोल रहे हैं, हमें ये समझना है। देखिए, तो सेल यानी कि सपोज करो ये एक छोटा सा सेल है, ये सेल ने ग्रो करा, क्या करा? ग्रोथ हुई उसकी, और ये सेल बड़ा हो गया, ठीक। फिर इस सेल ने थोड़ी और ग्रोथ करी और ये सेल क्या हो गया? डिवाइड हो गया दो छोटे छोटे सेल में। तो सेल आपके पास था कितना? एक, बन कितना गया? दो। अब ये साइकिल क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये वाला सेल वापस से फिर ग्रोथ करेगा, ये भी ग्रोथ करेगा, और फिर ये क्या कर देंगे? ये भी दो बनाएगा सेल और ये भी दो बनाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास एक सेल था, लेकिन एक से बने कितने? एक, दो, तीन, चार। लास्ट में कितने सेल बन गए? चार सेल बन गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है। अब चार से क्या बनेंगे? आगे चल के नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल क्या करेगा? ग्रो करेगा। ग्रोथ करने के बाद वो क्या करेगा? दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। और जो आपके क्या नाम है लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल डिवीजन है वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। भाई हमारे में सेल डिवीजन क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? हमारे में तो सेल डिवीजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं कहलाता। हमारे तो रिप्रोडक्शन क्या नाम है? हमारे में रिप्रोडक्शन का दूसरा प्रोसेस है। लेकिन जो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनमें अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं। Whereas हमारे में जब सेल डिवाइड करता है तो हम कहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है, रीजनरेशन हो रहा है। तो डिफरेंस है लोअर ऑर्गेनिजम्स में और हम में। तो इतनी चीज आप समझ गए होंगे कि सेल साइकिल किसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम टॉपिक पे आएंगे। थोड़ा सा हमने पीछे का आपको बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। अब आप देखो सेल साइकिल में हमने दो फेजेस प्रेजेंट होते हैं। सेल साइकिल में बेसिकली हमको दो फेजेस के बारे में बात करनी है। पहले फेज को आप बोलते हो इंटरफेस। क्या बोलते हो? इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या है? और दूसरे फेज को आप बोलते हो डिवीजन फेज। दूसरे फेज को आप बोलते हो डिवीजन फेज। तो अब कोई मुझे ये बता दे कि ये इंटरफेस क्या होता है। बेसिकली ये जो इंटरफेस है, ये है क्या? दो फेज में डिवाइड है। इंटरफेज एक नॉन डिवाइडिंग फेज है। इंटरफेस कैसा फेज है? कभी भी कोई आपसे बोले, ये आप याद करते जाओ। इस सीरीज में आपको चीजें जो है रटनी नहीं है, आपको चीजें समझनी है और चीजों को माइंड में बैठाते जाना है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है, लॉजिक लगाते जाना है। इंटरफेस को बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा। अब सपोज करो अगर मैं कह रही हूँ कोई डिवीजन नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। इसका मतलब डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंथेसिस। यानी कि जो भी चीजें डिवाइड होनी है उसका पहले फॉर्मेशन तो होगा। तो यहां पर ये ऐसा फेज है इंटरफेस जहां पर डिवीजन नहीं हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा, सिंथेसिस हो रहा है। तो इंटरफेस इज अ नॉन डिवाइडिंग फेज। बेसिकली इंटरफेस एक नॉन डिवाइडिंग फेज है। इंटरफेस में तीन फेजेस आपको और दिखेंगे, G1 फेज, S फेज और नेक्स्ट है आपका G2 फेज। अगर आप इनका फुल फॉर्म देखो तो क्या है? G1 फेज को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। G1 फेज को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। Whereas S फेज को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। S फेज को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज।
नेक्स्ट आता है आपका G2 फेज। G2 फेज को आप बोलते हो ग्रोथ फेज। देखो G1 वाला क्या हो जाएगा, ग्रोथ फेज 1 हो जाएगा, और G2 वाला क्या हो जाएगा, ग्रोथ फेज 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें कैसे ग्रोथ होती है हम आपको ये भी बताएंगे। पहले आप इतना समझ लो कि सेल साइकिल के अंदर आपको दो फेज कवर करने हैं, इंटरफेज और डिवीजन फेज। इंटरफेज एक नॉन डिवाइडिंग फेज है विच कंटेन 3 phases। G1 phase which is called as growth phase 1, S phase which is called as synthesis phase, and G2 phase which is called as growth phase 2। अब यहां पर आप नेक्स्ट अगर देखोगे तो हम पहले बात करते हैं G1 फेज की। G1 फेज में क्या होता है, देखो G1 फेज में जो सेल है वो ग्रो करता है, क्या करता है, ग्रोथ करता है। ये G1 फेज एक ऐसा फेज है जहां पर एक्टिव ग्रोथ होती है। क्या होती है, एक्टिव ग्रोथ होती है, यानी कि अगर सेल एकदम छोटू सा है तो यहाँ पे ही उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। दूसरी चीज, जब आप सिंथेसिस फेज में जाओगे, सिंथेसिस फेज में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारे डीएनए बनेगा, यानी कि फॉर्मेशन होगा डीएनए का, डीएनए फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेसिकली सिंथेसिस फेज है। डीएनए के फॉर्मेशन को आप कह सकते हो कि रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का। रेप्लिकेशन का मतलब आप समझते हो, यानी कि डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है जब, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। तो हमने बताया कि G1 फेज में बेसिकली ये एक्टिव ग्रोथ का फेज है। आप कैसे याद रख सकते हो, एक सेंटेंस में आप चीजें याद रख सकते हो कि हाँ G1 ग्रोथ फेज 1 है, इसमें जो सेल है वो पूरी तरह से ग्रो कर जाएगा। एक्टिव ग्रोथ, यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रोथ यही देखने को मिलेगी। सिंथेसिस फेज, नाम से पता चल रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और दूसरी चीज, डीएनए में जो क्रोमोसोम्स वगैरह, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स में कन्वर्ट होंगे। तो बेसिकली जितना भी सिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिंथेसिस फेज में होगा। नेक्स्ट आप देखोगे G2 फेज में। G2 फेज में क्या है, G2 फेज बेसिकली क्या करता है, ये अक्यूमुलेशन करता है। क्या करता है, अक्यूमुलेशन। अगर आप एक एक वर्ड से याद रख सकते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि आपने G1 फेज में याद रख लो ग्रोथ, यानी कि सारी ग्रोथ किधर होनी है, G1 फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होनी है। सिंथेसिस से आप याद रख लो, सिंथेसिस मींस क्या है, बेसिकली फॉर्मेशन ही तो होता है ना भाई। सिंथेसिस का मतलब बेसिकली क्या, सिंथेसिस माने तो जानते ही होंगे आप लोग। सिंथेसिस माने है किसी भी चीज को सिंथेसाइज करना, फॉर्मेशन करना। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, यानी कि सिंथेसाइज करता है। तो ये चीज आपको समझ आई। वेयरएज G2 फेज में होता है अक्यूमुलेशन। अब जो भी चीजें सिंथेसिस हुई है सेल के अंदर वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इकट्ठा। इकट्ठा होने को क्या बोलते हैं, अक्यूमुलेटेड हो गई, अक्यूमुलेशन हो गया। तो G2 फेज में क्या हुआ, जो भी आपने प्रोटीन बनाया या प्रोटीन, कुछ जो प्रोटीन बच गए अभी नहीं बने वो प्रोटीन अक्यूमुलेट हुए, डीएनए जो आपने रेप्लिकेट करा वो अक्यूमुलेट हुआ, यानी कि एक जगह इकट्ठा हो रहा है। क्यों इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि अब सेल रेडी है डिवीजन करने के लिए। जो भी भाई सेल को अगर डिवाइड करना है, सपोज करो ये सेल है, इसको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, तो इसके अंदर भी मटेरियल होना चाहिए सेम अमाउंट में, इसके अंदर भी होना चाहिए। और ये कब होगा, जब पूरे सेल के अंदर प्रॉपर मटेरियल प्रेजेंट होगा, तभी तो मटेरियल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर सेल खुद पूरा खाली है तो सेल डिवीजन करके दोनों नई सेल्स को देगा क्या, कुछ नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए हमारा सबसे जो पहला फेज इंटरफेज होता है उसमें बेसिकली क्या होती है, ग्रोथ होती है। उसके बाद सिंथेसिस फेज में सिंथेसाइज होता है, और G2 फेज में क्या होता है, अक्यूमुलेशन होता है। आई होप सेल साइकिल आपको समझ में आ गया होगा कि सेल साइकिल क्या है। अब हम मूव करेंगे सेल डिवीजन पर। सेल डिवीजन पे चलने से पहले एक हमने इंटरफेज समझ लिया, अब हम समझेंगे डिवीजन फेज। डिवीजन फेज क्या होता है, पहले हम लोग वो समझते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं डिवीजन फेज की, तो डिवीजन फेज में दो टाइप के डिवीजन आते हैं। कितने टाइप के डिवीजन आते हैं, दो। पहले को आप बोलते हो कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हो, कैरियोकाइनेसिस। सेकेंड को आप बोलते हो साइटोकाइनेसिस। देखो नाम से पता चल रहा है, ये वाला तो एकदम नाम से आप पता कर सकते हो। साइटो मीन्स क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस को बेटा कैरियो भी बोलते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। क्या डिवीजन हो रहा है, किसका डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का। वेराज इसमें किसका डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जब कैरियोकाइनेसिस की बात हो रही है तो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है तो साइटोकाइनेसिस की बात हो रही है तो क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। अब इसको कैसे समझोगे, देखो ये एक बना लो सेल। क्या बना लो, ऐसे सुंदर सा सेल बना लो। ये बना लो न्यूक्लियस। क्या बना लो, न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म।
अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। क्या प्रेजेंट होती हैं? सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। वेराज न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ये लिख दो। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। तो यहां पर आप ये देखो कि ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। अब बेटा जब ये सेल दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा और दो डॉटर सेल बनाएगा, सेल डिवीजन का मतलब क्या है? सेल डिवीजन का मतलब यही तो है ना कि जो ग्रोथ हो गई है, सेल पूरी सेल जो फुली ग्रोन अप है, या सेल जो पूरी तरह से जिसकी ग्रोथ हो चुकी है, अब वो सेल डिवीजन करने के लिए रेडी है। सेल डिवीजन कैसे करेगी? सेल डिवीजन करेगी दो आइडेंटिकल अपने जैसे ही, सपोज करो दो अपनी जैसी कॉपी बना दी, ठीक है। सो क्या बना दी? अपने जैसी ही कॉपी बना दी, यानी कि एक सेल ने डिवाइड हुआ और अपने जैसी ही दो सेल बना दी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, यानी कि जब एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। और जो वो डॉटर सेल बनती है वो कैसी होती है? वो डॉटर सेल भी आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों एकदम सेम है, यानी कि कार्बन कॉपी है। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। अभी जब रिप्रोडक्शन का आप लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको ये टर्म मिलेगा, क्लोन। क्लोन यानी कि कार्बन कॉपी, एग्जैक्टली कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो रहा है कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। भाई आधा न्यूक्लियस एक सेल के पास जाएगा, आधा इधर जाएगा। तो जब न्यूक्लियस के डिवीजन की बात करते हो तो बोलते हो कैरियोकाइनेसिस। वेयर जब साइटोप्लाज्म के डिवीजन की बात करते हो तो क्या बोलते हो? साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस समझ में आ गया। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियो और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस कितने स्टेज में होता है। देखो अब इस टॉपिक में मेन चीज आ रही है जो हमें कभी याद नहीं होती, उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से भी कह सकते हैं और एक तरह से ट्रिक नहीं है वो, एक एक वर्ड में हम चीजों को याद कर रहे हैं ताकि जब आप जाके कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ प्रोफेज में अच्छा ये होता है, अच्छा मेटाफेज में तो ये होता था, एनाफेज में ये होता है, टीलोफेज में ऐसा हो जाता है। तो आपको बस माइंड में एक चीज याद रखनी है जिससे आपके चारों फेज आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कैरियोकाइनेसिस कितने स्टेज में होता है? अरे वाह ये क्या हो रहा है? ओके कैरियोकाइनेसिस बेसिकली अगर आप देखोगे तो कैरियोकाइनेसिस होता है 4 फेज में। कितने फेज में होता है? 4 फेज में। इस 4 फेज के अंदर सबसे पहला फेज, देखो हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ेंगे, बहुत इजी तरह से इसको हम समझेंगे। सबसे पहला फेज आता है प्रोफेज। सबसे पहला फेज क्या आता है? प्रोफेज। दूसरा फेज देखो क्या आता है? पहला फेज क्या आ गया? प्रोफेज। दूसरा फेज क्या आता है आपका? मेटाफेज। दूसरा फेज क्या आता है? मेटाफेज। तीसरा फेज आपका क्या आता है? एनाफेज। और इसको आप सीक्वेंस में ही कोशिश करना है कि आपको ये याद रहे। कोशिश क्या करना, आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है। देखो वहां 2 3 हो गया, इधर भी बंद कर देते हैं नहीं तो उसको खराब लग जाएगा। चलो 4 नंबर पे क्या आ गया? टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है ये समझेंगे। प्रोफेज में सपोज करो ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये क्रोमोसोम इस तरह से प्रेजेंट है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर क्रोमैटिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रॉपर क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि दिख रहा है आपको ये क्रोमोसोम किसमें? आपको अलग से दिख रहा है ना, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं। इसमें क्या बन रहे हैं? 2 सिस्टर क्रोमैटिड बन रहे हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि प्रोफेज में जो भी क्रोमोसोम एकदम गुच्छे में प्रेजेंट होता है वो कंडेंस होके क्रोमैटिड में प्रेजेंट हो जाता है। यानी कि प्रोफेज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो कि एकदम थ्रेड लाइक, एकदम मंझा देखा है किसी ने? पतंग उड़ाया होगा, मंझा कैसा होता है? ऐसे उलझ जाता है ना। आप उसको क्या करते हो? आप उसको एक तरह से एक तरीका होता है उसको ऐसे लपेटते हो हाथ पे ऐसे करके। तो आप क्या कर रहे हो? कंडेंस फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? क्रोमैटिड थ्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। तो इन द सेम वे जब प्रोफेज में क्या होगा? गुच्छे वाला क्रोमोसोम विल कन्वर्ट इनटू मंझे वाला जो आप बांधते हो उसमें, तो दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। तो प्रोफेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बस आपका ये प्रोसेस हो रहा है कि क्रोमोसोम क्या हो रहा है? कंडेंस होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिड में फॉर्म हो रहा है और हर क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है 2 सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर जस्ट लुकिंग लाइक ईच अदर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है? देखो मेटाफेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये जितने भी आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स बने ना, ये जितनी भी बहनें हैं, सुंदर नहीं बन पा रही है, वाव नहीं बन रही, चलो इनको पहले वाव बना दें।
ये देखो इस तरह से। तो ये जितने भी क्रोमैटिन्स हैं ये एक तरफ इक्वेटर पे आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? इक्वेटर में। तो जब ये इक्वेटर में आ जाएंगे तो इसको क्या बोलोगे? मेटाफेज। देखो कैसे याद रखोगे? प्रोफेज, प्रो यानी कि सबसे मतलब प्रो काम यही कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम यही कर रहे हैं भाई। अगर ये अलग ही नहीं करेंगे ना, मंजे को सुलझाएंगे नहीं, तो आगे का कोई काम ही नहीं हो पाएगा। मेटाफेज क्या कर रहे हैं? मेटाफेज सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक जगह पर क्या कर रहे हैं, या कह सकते हो सारे क्रोमोसोम को एक लाइन में अलाइन कर रहे हैं। लाइन ये है जो है, इसको आप क्या बोलोगे? इक्वेटर बोलोगे। तो ये इक्वेटर पे क्या हो जा रहे हैं? अलाइन हो जा रहे हैं। तो ये कंडीशन होती है मेटाफेज में। अब आप आ जाओ एनाफेज में। किसमें आ जाओगे? एनाफेज में। अब ये जो सिस्टर है ना, दोनों की शादी हो गई, तो ये अपने घर चली गई इधर ऊपर वाले पोल पे, और ये अपने घर चली गई इधर नीचे वाले पोल पे। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एनाफेज। ये कंडीशन क्या हो गई? एनाफेज। तो आपने क्या पढ़ा? प्रोफेज में ये अलग हो रहे हैं, मेटाफेज में इक्वेटर पे आ रहे हैं, और एनाफेज में क्या हो रहे हैं? शादी करके अपने अपने घर चले जा रहे हैं। जब आप आ जाओगे टीलोफेज में, तो टीलोफेज में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बहनें हैं इन्होंने अपना घर बना लिया है। क्या कर लिया है? अपना एक तरह से घर बना लिया है। घर इनका क्या होगा? न्यूक्लियस, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने खुद को एडजस्ट कर लिया। क्या कर लिया? न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने खुद को एडजस्ट कर लिया। तो जब इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर खुद को एडजस्ट कर लिया, अब सपोज करो एक सेल था और दोनों न्यूक्लियस आपस में डिवाइड कर गए, यानी कि न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, तो अब यहां पर कौन सी कंडीशन आ जाएगी? अब यहां पर बेटा हो जाएगा डिवीजन। क्या हो जाएगा? डिवीजन। क्यों हो जाएगा डिवीजन? क्योंकि भाई सेल तैयार हो गया डिवीजन करने के लिए। सेल तैयार हो गया। पहले सेल ने बोला कि मैं एकदम उलझा हुआ हूं, मुझे अलग करो, तो यहाँ क्रोमोसोम के फॉर्म में हमने उसको क्या कर दिया? क्रोमैटिड थ्रेड्स के फॉर्म में अलग कर दिया। फिर उसने बोला कि मैं वहां ऐसे 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 इधर उधर घूमता हुआ नहीं रहूंगा, मुझे एक जगह रखो। तो मेटाफेज में हमने उसकी बात मान के उसको इक्वेटर पे कर दिया। सिस्टर क्रोमैटिड्स को हमने इक्वेटर पे एकदम सेट कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, मेरी शादी करा दो। तो हमने क्या कर दिया? दोनों की शादी कर दी, दोनों इधर अपने अपने घर में खुश हैं। दूसरी चीज फिर क्या हुआ? इन्होंने बोला कि अब मुझे अपना घर बनाना है, तो इन्होंने क्या कर दिया? न्यूक्लियस में एडजस्ट हो गई है, और अब यहाँ पर सेल क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कैसे हो जाएगा? पहले ये दोनों बहुत अगल बगल सपोज करो बहनें रहती थी, अब दोनों ने अपना अपना घर बना लिया, तो दोनों किधर रहेंगी? ये इधर दूर रहेगी और ये थोड़ा और दूर रहेगी। तो इस तरह से आप कैरियोकाइनेसिस को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। तो ये कुछ स्टेजेस थी कैरियोकाइनेसिस की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में आपने किसका डिवीजन समझा? न्यूक्लियस का। साइटोकाइनेसिस में बेटा किसका डिवीजन समझोगे? साइटोप्लाज्म का, यानी कि ये वाले पोर्शन का डिवीजन समझोगे। तो ये तो बहुत इजी है। ये जो सेल है अगर ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि ऐसे सिकुड़ रहा है, तो ये दो पार्ट्स में अलग हो गया। तो एक कंडीशन साइटोकाइनेसिस इस तरह से होता है कि ये क्या नाम है? कंस्ट्रक्शन करके अलग होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि दोनों के बीच में एक इक्वेटर आ जाता है, और फिर ये दोनों आपस में अलग अलग क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। एक लाइन आती है जिसको इक्वेटर मान सकते हो, बीच में आ रही है, और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कंडीशन है। ये वाली जो कंडीशन होती है ये एनिमल सेल में देखने को मिलती है। कंस्ट्रक्शन वाली आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगी, और ये जो इक्वेटर वाली है ये आपको देखने को मिलेगी प्लांट सेल में। तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या कंप्लीट हो गया? आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन, उसके बाद हमने कैरियो सेल डिवीजन नहीं, सेल साइकिल हुआ। सेल साइकिल में दो फेज पढ़े हमने। उसके बाद हमने सेल डिवीजन पढ़ा, और हमने साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस को भी कवर करा। अभी हमारा एक टॉपिक और बचा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस पढ़ने के बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पर मूव करेंगे। तो एक बार हमको एक रिवीजन कर लेते हैं जो भी चीजें अभी तक हमने कवर करी हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा सेल साइकिल। सेल साइकिल आपने पढ़ा कि एक सेल है वो ग्रो कर रहा है नए सेल में डिवाइड करने के लिए, दो नए सेल्स बनाने के लिए, जिनको आप क्या बोलते हो? डॉटर सेल बोलते हो। फिर आपने यहाँ पर ये पढ़ा कि सेल साइकिल बेसिकली दो फेज में होता है। पहले फेज को आप क्या बोलते हो? पहले फेज को आप बोलते हो इंटरफेज। दूसरे फेज को आप क्या बोलते हो? डिवीजन फेज। इंटरफेज में आपने तीन फेजेस के बारे में पढ़ा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 phase is called as growth phase, S phase is called as synthesis phase and G2 phase is called as growth phase 2. G1 phase में क्या हो रहा है? सबसे एक्टिव ग्रोथ हो रही है। S phase में क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, ये सारी चीजें। G2 फेज में क्या हो रहा है? सेल एकदम तैयार है, सारे सामान को क्या कर लिया उसने? अक्यूमुलेट कर लिया, अब मैं तैयार हूं डिवीजन करने के लिए, सेल ये कह रहा है। नेक्स्ट आप आओगे डिवीजन फेज में, आपको दो फेज मिलेंगे, दैट इज साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और क्या सॉरी कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
प्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस में आपने 4 फेज देख लिए। 4 फेज में क्या था आपका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में आपको पता है क्या होता है, मेटाफेज में भी आपको पता है, और एनाफेज और टीलोफेज भी आपको पता है कि क्या होता है। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस में 2 तरीके हैं अलग होने के, कंस्ट्रक्शन कर लो या बीच में एक लाइन आ जाएगी और दोनों अलग अलग भाग जाओ। तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइटोसिस और मियोसिस। जो पढ़ रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट था, बट ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस देखो, साथ साथ पढ़ते जाएंगे, माइटोसिस और मियोसिस। देखो थोड़ा देखो, माइटोसिस कहाँ होता है। सबसे पहले तो ये देखो कि माइटोसिस और मियोसिस होता कहाँ पर है। सबसे पहले ये देखो कि माइटोसिस मियोसिस कहाँ होता है। तो जो माइटोसिस है वो बेटा होता है सोमैटिक सेल में। किसमें होता है, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का मतलब है बॉडी सेल। कहाँ पर हो रहा है, ये बॉडी सेल में हो रहा है। दूसरी चीज है मियोसिस। मियोसिस कहाँ पर होता है, मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्म सेल, जिसको आप क्या बोल सकते हो, जर्म सेल बोल सकते हो। तो हमें ये पता चल गया कि माइटोसिस कहां पर हो रहा है, मियोसिस कहां पर हो रहा है। सेकंड आप देखोगे अगर, तो पहला आपने क्या देखा, माइटोसिस। दूसरा क्या देखा, मियोसिस। जो माइटोसिस है वो कहां होगा, सोमैटिक सेल में होगा, और जो मियोसिस है वो कहां होगा, जर्म सेल में होगा। माइटोसिस में माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। ये कैसा डिवीजन है बेटा, इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल मतलब क्या होता है, इक्वेशनल मतलब बराबर का डिवीजन करेगा। तो ये कैसा डिवीजन हो गया, इक्वेशनल डिवीजन हो गया। अभी बता रहे हैं इक्वेशनल क्यों कहते हैं। ये कैसा डिवीजन हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया। कैसा डिवीजन हो गया, रिडक्शनल डिवीजन। अच्छे से लिख दें थोड़ा। अरे सब चला गया क्या, नहीं। तो ये कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल। वो कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल। इक्वेशनल डिवीजन में बेसिकली क्या होता है, इक्वेशनल और रिडक्शन हम किसके बेसिस पे कहते हैं, इक्वेशनल और रिडक्शन बेसिकली हम कहते हैं क्रोमोसोम के बेसिस पर। किसके बेस पर कहते हैं हम, क्रोमोसोम के बेस पर। सपोज करो यहां पर क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। कितना है, 46। तो इनके जो बच्चे होंगे ना या ऑफस्प्रिंग होंगे, उनमें भी 46 ही रहेगा। 46 का मतलब क्या हो गया, 46 का मतलब है 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कितना पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया क्रोमोसोम का, है ना। क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कितने पेयर होते हैं टोटल, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पर क्या हो गया, इनके पास सपोज करो क्रोमोसोम 46 है, और इनके बच्चे के पास भी कितना हो जाएगा, 46। तो क्या यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज आ रहा है क्या, क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आ रहा। तो जब क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता है तो ऐसे डिवीजन को आप क्या बोलते हो, माइटोटिक डिवीजन। क्या बोलते हो, माइटोटिक डिवीजन। और इसका दूसरा नाम आप क्या बोलते हो, इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए जो इनके ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको क्लोन कहा जाता है। ये जस्ट सेम होते हैं, कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही, मिक्सिंग नहीं हो रही, इसीलिए सेम होते हैं। सो माइटोसिस जो होता है वो हमारी बॉडी में किस लिए होता है, पहले तो ये देख लो कि माइटोसिस हमारी बॉडी में किस लिए होता है। हमारी बॉडी में माइटोसिस होता है ग्रोथ के लिए, रीजनरेशन के लिए होता है, रीजनरेशन के लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए होता है, रीजनरेशन के लिए होता है, रिपेयर के लिए होता है। इसका मतलब क्या है, रीजनरेशन। हमारी बॉडी में हर दिन सेल्स मरती हैं, क्या होती है, मरती हैं। तो कोप अप करने के लिए उतनी ही सेल्स बनती हैं, तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन बोला जाएगा। कि माइटोसिस होगा, जितनी सेल्स बनी, माइटोसिस हुआ, सेल डिवीजन हुआ और वापस से सेल बन गई। ग्रोथ यानी कि हम छोटे बच्चे हैं तो बड़े कैसे होंगे, सेल ही तो ग्रोथ करेगी ना हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में जो ये माइटोटिक डिवीजन किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आता है रिपेयर। किसी जगह चोट लग गई, सपोज करो यहाँ पे चोट लग गई और यहाँ की स्किन निकल गई, लेकिन हमेशा तो नहीं ना, कुछ दिन बाद आपकी चोट क्या हो जाती है, सही हो जाती है। क्यों, क्योंकि वापस से सेल्स आ जाते हैं, तो क्या होता है,
रिपेयर, रिपेयर बोलते हैं, टिश्यूज क्या हो जाते हैं आपके, रिपेयर हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे में हो रहा है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, या आप कह सकते हो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर नहीं कहेंगे, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो माइटोटिक डिवीजन है इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं, और जो रिप्रोडक्शन ये करेंगे एसेक्सुअल से भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो एक तरह से माइटोसिस जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स के लिए किसका काम कर रहा है, लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए भाई ये रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, लोअर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये रिप्रोडक्शन का ही काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि माइटोसिस हुआ इस ऑर्गेनिज्म में, ये दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया, तो ये किसका काम कर दिया, रिप्रोडक्शन का। ऑर्गेनिज्म एक था, बन कितना गया, दो। और हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है, हायर ऑर्गेनिजम्स में जो माइटोसिस है वो किसका काम कर रहा है, हायर ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस काम कर रहा है ग्रोथ का, रीजनरेशन का और रिपेयर का। तो ये फंक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखो मियोसिस। मियोसिस बेसिकली कब होता है, ये जर्म सेल में होता है। जर्म सेल में होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस, जिसकी वजह से बनती है गैमीट्स। क्या बनती है, गैमीट्स। अब जो मेल है उसमें बनेंगी मेल गैमीट, जो फीमेल है उसमें बनती है फीमेल गैमीट। और यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हो जाता है हाफ। सपोज करो पेरेंट में अगर क्रोमोसोम नंबर 2n प्रेजेंट है, तो ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम हो जाएगा n। कितना हो जाएगा, n। ऐसा क्यों होता है, ताकि क्रोमोसोम नंबर क्या रहे, मेंटेन रहे। सपोज करो पेरेंट में 2n है, ऑफस्प्रिंग में भी अगर 2n हो गया, तो ऑफस्प्रिंग की एक गैमीट में कितना हो गया, 2n हो गया। लेकिन ऑफस्प्रिंग की एक गैमीट में 2n क्रोमोसोम हो गया, दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। और उसी तरह क्या नाम है, जो दूसरा ये मेल गैमीट में 2n हो गए, फीमेल गैमीट आएगी उसमें भी 2n हो गए, तो क्रोमोसोम नंबर अल्टीमेटली कितना पेयर क्रोमोसोम हो गया, 4n हो गया। तो ये तो यहाँ पे पूरी प्लॉइड ही खराब हो गई, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पेरेंट होता है डिप्लॉइड। ये जब दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है डिप्लॉइड, और जब सिंगल होते हैं तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है हेप्लॉइड। क्या बोला जाता है, हेप्लॉइड। तो इसीलिए कहा गया है कि इस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन कहा गया है। क्यों कहा गया है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्यों हाफ हो जाता है, क्योंकि यहां पर होना है फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्या होना है, यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन होना है, इसलिए हाफ होता है क्रोमोसोम नंबर, ताकि यहां पर मेंटेन हो सके प्लॉइडी, गैमीट फॉर्मेशन होना है यहां पर। तो आपको समझ में आया माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है। माइटोसिस सोमैटिक सेल में हो रहा है, मियोसिस आपके रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है। जब भी रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो वहां पे माइटोसिस नहीं होगा, मियोसिस होगा। दूसरी चीज, क्रोमोसोम नंबर इधर क्या है, सेम है। इधर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है। क्यों हाफ हो जा रहा है, ताकि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, व्हाई माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट। माइटोसिस नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगा तो रिपेयर रीजनरेशन, ये सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में नहीं हो पाएंगे। वेयर एज लोअर ऑर्गेनिजम्स में अगर माइटोसिस नहीं होगा तो भाई उनका तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही माइटोसिस से चल रहा है। दूसरी चीज, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस जो है गैमीट्स बनाता है। कैसी गैमीट्स बनाता है, हेप्लॉइड गैमीट्स बनाता है, ताकि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये सिग्निफिकेंस है। मियोसिस को थोड़ा हम एक बार और अच्छे से समझते हैं। माइटोसिस को आप समझ गए होंगे, मियोसिस में एक बार और चीजें कुछ देख लो। सपोज करो ये क्या है, मियोसिस क्या है, ये हम मियोसिस, सपोज करो हम मियोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। मियोसिस में आपने, पहले हम कुछ कलर पेन ले लेते हैं। ये लिया आपने एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये लिया आपने एक क्रोमोसोम ले लिया वन, ये आपने सपोज करो मेटर्नल क्रोमोसोम लिया। कैसा क्रोमोसोम लिया, मेटर्नल क्रोमोसोम, यानी कि ये क्रोमोसोम मदर से आ रहा है। इसी तरह आपने सपोज करो एक और क्रोमोसोम ले लिया, ये क्या है, पैटर्नल क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है पैटर्नल क्रोमोसोम। अब यहां पर मियोसिस में होगा क्या, मियोसिस के केस में क्रोमोसोम नंबर हाफ कैसे होंगे। देखो मियोसिस के केस में ये जो मेटर्नल क्रोमोसोम है, ये मेटर्नल क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको ब्लू से करते हैं, मेटर्नल क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये देखो ये मेटर्नल क्रोमोसोम एक आ गया, और
इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, ये पेटर्नल क्रोमोसोम एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पेटर्नल क्रोमोसोम आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो एक क्रोमोसोम किधर से आ रहा है, मदर से, एक क्रोमोसोम किधर से आ रहा है, फादर से, और ये क्या बन रहा है, नया रिकॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, नया कॉम्बिनेशन, जिसको आप क्या बोल रहे हो, रिकॉम्बिनेशन, इसको बोलते हो रिकॉम्बिनेशन। नया कॉम्बिनेशन बनेगा भाई, तभी तो वेरिएशंस आते हैं। क्या ऐसा कुछ माइटोसिस में होता है, नहीं, तभी तो जो माइटोसिस में लोअर ऑर्गेनिजम्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो उनकी तरह सेम दिखते हैं, वेयर एज माइटोसिस में ऐसा, मियोसिस में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मटेरियल में आपस में क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। तो इसलिए मियोसिस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक मदर से आना होता है, एक फादर से आना होता है, और मिलके तो ये 2n ही हो गए ना बेटा, डिप्लॉइडी हो गए आपस में, यानी कि जो जाइगोट बनता है वो तो डिप्लॉइडी हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, गैमीट्स बनाने के लिए माइटोसिस नहीं मियोसिस होता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, ताकि आगे चल के जो क्रोमोसोम नंबर है उनका नंबर डिस्टर्ब ना हो। तो ये चीज आप समझ गए, माइटोसिस मियोसिस क्या है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पर, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि हमारा क्या टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। देखो, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है, हमको ये जानना है कि क्रोमोसोम क्या नाम है, किस चीज से बना है। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में बेसिकली क्या आता है कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम कंडेंस होता है, क्या होता है बेटा, कंडेंस होता है। कंडेंस होके ये कैसा बन जाता है, ये कुछ हमें इस तरह का दिखता है। किस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है। यानी कि ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गई। और अच्छे से बना लेते हैं एक बार हम इसको। कुछ इस तरह का दिखेगा, ये सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। तो ये आपका ये इस तरह से कंडेंस हो जाएगा। इसी में ये देखो, ये ऐसे थ्रेड्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हमें पढ़ना है कि क्रोमोसोम बेसिकली किन चीजों से बना है। तो क्रोमोसोम बेसिकली बनता है न्यूक्लिक एसिड से। किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपका आता है डीएनए। क्या आता है, डीएनए। तो क्रोमोसोम बनता है डीएनए से। और किससे बनता है, और बनता है हिस्टोन। हिस्टोन बेटा एक प्रोटीन है। क्या है ये, प्रोटीन है। अभी हम पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ाएंगे डीएनए का आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि जो क्रोमोसोम है वो बेसिकली बना है न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड में आपका क्या आएगा, डीएनए। और दूसरी चीज, डीएनए को बेसिकली डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। और क्रोमोसोम मिलके बना है डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। अब हम बात करते हैं डीएनए की। अभी हमने समझ लिया क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम हमें पता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बेसिकली क्रोमोसोम करता क्या है, क्रोमोसोम को हम हेरिडिटरी व्हीकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी व्हीकल। यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल को लेके जाता है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल दे देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हो, इसको हेरिडिटरी व्हीकल बोलते हो कि भाई क्रोमोसोम भैया ही है जो जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम को लिख लो, क्या बोलते हो, हेरिडिटरी व्हीकल। क्रोमोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटरी व्हीकल। क्यों बोलते हो हेरिडिटरी व्हीकल, क्योंकि क्रोमोसोम कैरी किसको करता है, क्रोमोसोम कैरी करता है जीन को। पहले जीन समझ लो क्या है, जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पर। जीन कहां पर प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम के एक सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम के एक सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है। पूरे क्रोमोसोम में जीन नहीं प्रेजेंट होता है, एक छोटे से पार्ट में, क्या नाम है, एक छोटे से सीक्वेंस में क्रोमोसोम के जीन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन को बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, जीन में इंफॉर्मेशन होती है। तो क्रोमोसोम उसको क्या करता है, कैरी करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर के चला जाता है। बेसिकली हम बात अब किसकी करने वाले थे, ये जीन हो गया कि जीन क्या करता है, जीन कहां प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। हमें बात करनी है डीएनए की। अब हम आ जाते हैं डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं। देखिए, तो हमने आपको बताया कि क्रोमोसोम 2 चीजों से मिलकर बना है भाई। क्रोमोसोम मिलकर बना है डीएनए से, और दूसरी चीज क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से। अब आप बात करो डीएनए की, तो डीएनए का पहले तो फुल फॉर्म लिख लो, डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ऑक्सीजन 5th नंबर ऑफ कार्बन से रिमूव हो जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो जो डीएनए होता है बेसिकली वो होता है नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है डीएनए? नेगेटिव चार्ज। इसको नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए इसके अराउंड कौन आ जाता है? प्रोटीन। यानी कि डीएनए के चक्कर ऐसे कौन लगाया होता है? डीएनए को ऐसे पकड़ के कौन रखता है? प्रोटीन। और ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए सराउंडेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन, ये लिख सकते हो यहां पर कि नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज सराउंडेड negatively charged DNA is surrounded by positively charged histone is called as nucleosome। यानी कि जब डीएनए सराउंडेड होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। खैर हम बात करें तो डीएनए की, वापस से डीएनए पे आ जाते हैं। डीएनए का नाम आपको पता चल गया, डीएनए का नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए बनता कैसे है? डीएनए चेन से बनता है। किससे बनता है? डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? चेन प्रेजेंट होती है, पॉलीमर प्रेजेंट होता है। किसका पॉलीमर प्रेजेंट होता है? पॉलीमर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का। किसका पॉलीमर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है भाई? आपने दो नाम सुने होंगे, एक सुना होगा न्यूक्लियोटाइड और एक सुना होगा न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों है क्या? न्यूक्लियोसाइड बेसिकली होता है शुगर प्लस बेस। न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस बेस। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। तो डीएनए किससे बना है? डीएनए भैया बने हैं न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए भैया किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। तो यहां पर देखो ये है डीएनए। क्या है ये? डीएनए किससे बना है? पॉलीमर से बना है। किसके पॉलीमर से बना है बेटा? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से बना है। किसके पॉलीमर से बना है? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या आएगा? शुगर आएगा, फिर क्या आएगा? बेस आएगा, फिर क्या आएगा? फॉस्फेट आएगा। अब इसको हम स्ट्रक्चरली आपको दिखाते हैं कि अरेंज कैसे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये है, सपोज करो बेस क्या होता है। पहले तो ये समझ लो कि बेस क्या है। शुगर मैंने तो समझ गए, फॉस्फेट भी समझ गए, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो। बेस बेसिकली क्या होता है? डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं बेस पेयर। क्या प्रेजेंट होते हैं? बेस पेयर। पहले तो नाम देख लो कि बेस पेयर के नाम क्या होते हैं। तो बेस पेयर बेसिकली होते हैं चार। कितने होंगे? चार। देखो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये क्या हो गए? बेस पेयर। क्या हो गए? ये बेस पेयर। तो ये जो बेस पेयर है ये ऑपोजिट प्रेजेंट होते हैं। ऑपोजिट यानी कि एक तरह से पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पेयर के फॉर्म का मतलब क्या है कि एडेनिन हमेशा बेस पेयर करता है थाइमिन के साथ, वेयर आज जो ग्वानिन होता है वो हमेशा बेस पेयर किसके साथ करता है? साइटोसिन के साथ बेस पेयर करता है। 1 सेकेंड। तो कितने बेस पेयर हुए? एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया। अब ये जो एडेनिन है ये हमेशा बेस पेयरिंग करेगा थाइमिन के साथ। मतलब सपोज करो ये जोड़ी बनी हुई है, ये एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही बेस पेयरिंग करता है। ग्वानिन किसके साथ करता है? ग्वानिन हमेशा बेस पेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ। तो ये सीक्वेंस में क्या नाम है आपके? सपोज करो ये क्रोमोसोम है तो ये ऐसे प्रेजेंट होगा, इधर एडेनिन तो इधर क्या होगा? थाइमिन, इधर ग्वानिन तो इधर क्या होगा? साइटोसिन, फिर इधर एडेनिन तो फिर इधर क्या होगा? थाइमिन। यानी कि इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं? डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं,
एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये, इधर प्रेजेंट है अगर एडेनिन तो इधर प्रेजेंट होगा थायमिन, इधर प्रेजेंट है ग्वानिन तो इधर प्रेजेंट होगा साइटोसिन। तो इस तरह से कुछ बेस पेयर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अब आपको बेस पेयर के नाम पता चल गए। ये बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए के केस में। किसके केस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के केस में। वेयर एज आरएनए के केस में बस एक चीज बदल जाती है कि थायमिन की जगह पर आरएनए में आ जाता है यूरासिल। क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है आरएनए की जगह। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो और मुझे बताना कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है कि डीएनए। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट देखो, आरएनए के केस में बस ये अंतर होता है कि थायमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल। यानी कि अब जो एडेनिन है उसने थायमिन को छोड़ दिया, वो किससे पेयर कर लेगा, यूरासिल से। तो ये केवल आरएनए के केस में इतना सा चेंज होता है कि थायमिन की जगह वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट हमें देखना था कि डीएनए में, डीएनए का जो हमें स्ट्रक्चर है वो समझना है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने तीन चीज पढ़ ली कि शुगर प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। प्रेजेंट कैसे है ये देखो, देखो ये यहां पर प्रेजेंट है एडेनिन, क्या प्रेजेंट है, एडेनिन। यहां पर प्रेजेंट हो गया थायमिन, क्या प्रेजेंट हो गया, थायमिन। ये है एडेनिन और ये है थायमिन। अब यहां से प्रेजेंट है शुगर, क्या प्रेजेंट है यहां पर, शुगर। यहां शुगर से प्रेजेंट है फॉस्फेट, क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट। ये देखो, फिर इधर ले आओ, बेस बना दो, ये ग्वानिन, और ये क्या प्रेजेंट है, साइटोसिन। ठीक, ये क्या प्रेजेंट है इधर, शुगर, ऐसे सुंदर से ऐसे बनाना आप लोग। और इधर क्या प्रेजेंट है, ये फॉस्फेट। समझ में आया। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। आपने कभी वो देखा है जो सीढ़ी ऐसे चढ़ के बिजली के तार बनाने के लिए सीढ़ी लगाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो उसके स्टेप्स हैं, सपोज करो बेस उसके स्टेप्स की तरफ है और जो साइड वाला पोर्शन है उसको सपोर्ट दे रहा है। तो कहते हैं कि ये सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर बनता है जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ। एडेनिन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ। वेराज जो ग्वानिन होता है वो हमेशा क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन थायमिन के ऑपोजिट, ग्वानिन साइटोसिन के ऑपोजिट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो क्या एक न्यूक्लियोटाइड लगेगा डीएनए में, नहीं, पॉलीमर लगेगा। पॉलीमर का मतलब है चेन लगेगी न्यूक्लियोटाइड की, तब जाके बनेगा डीएनए। क्या बनेगा, डीएनए। तो यहां पर आप पढ़ रहे हो कि एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्डिंग करेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्डिंग करेगा। ये बॉन्डिंग कौन सी है, ऐसी वैसी बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग करेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सी बॉन्डिंग करेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग करेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी करेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर शुगर और बेस, ये क्या है, बेसिकली बेस पेयर। ये क्या है बेटा, बेस पेयर। तो शुगर और बेस के पेयर के बीच में भी आपको ये लिंकेज दिख रहा है, इसको बोलते हो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। क्या बोलते हो इसको, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। और इसी तरह आपको दिख रहा है कि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में भी एक लिंकेज प्रेजेंट है, तो इसको आप बोलते हो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इसको आप क्या बोलते हो, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये चीज नोट कर लेना आप इसमें साथ में। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया यहां पर। अब अगर नेक्स्ट देखो एक चीज और, तो ये देखो, ये आपने समझ लिया ना कि ये डीएनए का भैया स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इस तरह से, इसमें एडेनिन, ये थायमिन, ये ग्वानिन, ये साइटोसिन प्रेजेंट होता है। और पीछे की तरफ जो आपको हमें दिख नहीं रहा, वहां पर शुगर और बेस क्या है, सपोर्ट के लिए प्रेजेंट है। वो हमें विजिबल नहीं है, हम ड्रॉ नहीं कर सकते, 3D डायग्राम नहीं बन सकता यहाँ पे, बट हमको पता है।
एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इस तरह से क्या नाम है, पूरे बेस पेयर यहाँ पर पूरे डीएनए के स्ट्रैंड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आप ये देखो कि यहाँ पे रेप्लिकेशन कैसे होता है। रेप्लिकेशन माने जानते हो ना, रेप्लिकेशन का मतलब है कि ये तो सपोज करो मैटरनल या पेटर्नल क्रोमोसोम है, तो इसमें रेप्लिकेशन यानी कि जब डीएनए अपनी खुद की कार्बन कॉपी बनाता है तो वो कैसे बनाता होगा। तो यहाँ पे ये डीएनए है, सपोज करो ये एक एंजाइम आता है जिसको क्या बोलते हैं, हेलिकेस। क्या बोलते हैं, हेलिकेस। तो ये एंजाइम आके डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है। अनवाइंड करने का क्या मतलब है कि यहां से इसको खोल देगा, यानी कि जो ऐसे गुच्छे बने हैं ना, इसको अनवाइंड कर देगा। जब ये अनवाइंड करेगा तो ये हो गई पेरेंटल स्ट्रैंड। कैसी स्ट्रैंड हो गई, ये पेरेंट स्ट्रैंड। इसको पेरेंट स्ट्रैंड बोल दो। और यहाँ पर पेरेंट स्ट्रैंड, ये भी पेरेंट स्ट्रैंड हो गई। अब यहाँ पर जो नई स्ट्रैंड आएगी उसको आप बोलोगे कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलोगे, कोडिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए ऐसे करके क्या करता है, ऐसे रेप्लिकेशन करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हम फिर से लास्ट पेज, हमने जो फ्रंट पेज में शुरू करा था उसी की तरह हम लास्ट पेज में देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या कवर करा, आज हमने सबसे पहले कवर करा सेल साइकिल। सेल साइकिल में आपने क्या पढ़ा कि सेल साइकिल बेसिकली होता क्या है। दूसरी चीज आपने क्या कवर करी कि सेल साइकिल दो तरह का है भाई, इंटरफेस पढ़ते हैं हम सेल साइकिल में, और फिर हम क्या पढ़ते हैं, रिवीजन कर रहे हैं अब हम, ध्यान से सुन लो सब लोग। इंटरफेस के बाद हम क्या पढ़ते हैं, इंटरफेस के बाद हम पढ़ते हैं डिवीजन फेज। क्या पढ़ते हैं, डिवीजन फेज। इंटरफेस में बेसिकली क्या आता है, G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है। डिवीजन फेज में क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस आता है और साइटोकाइनेसिस आता है। हमको तो ये एकदम अच्छे से याद हो गया। सेल डिवीजन में बेसिकली हम क्या करते हैं, सेल डिवीजन के केस में हम दो चीजें पढ़ते हैं। डिवीजन फेज में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस आ गया। फिर सेल डिवीजन, ठीक है सॉरी, सेल डिवीजन के में हम क्या समझते हैं कि सेल डिवीजन में डॉटर सेल हमारी कैसे फॉर्म हो रही है। फिर हम पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस में, क्या पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस में हम ये पढ़ते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज आते हैं। देखो यार ये होता क्यों है ऐसा मेरे साथ। देखो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में कितने फेज पढ़े, प्रोफेज, फिर क्या पढ़ा, मेटाफेज, फिर क्या पढ़ा, एनाफेज, फिर क्या पढ़ा, टीलोफेज, पीएमएटी। क्या पढ़ा, पीएमएटी। उसके बाद साइटोकाइनेसिस आप समझ गए, कंस्ट्रक्शन होता है और दूसरी चीज क्या होती है, बीच में आ जाती है एक लाइन, एक दरार जो दोनों को क्या कर देती है, अलग कर देती है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, कैरियोकाइनेसिस पढ़ा, साइटोकाइनेसिस पढ़ा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, माइटोटिक डिवीजन। क्या पढ़ा, माइटोटिक। इसको और क्या बोलते हो, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हो, इक्वेशनल डिवीजन। फिर आपने क्या पढ़ा, मियोसिस भैया को पढ़ा। मियोसिस भैया को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है। वेराज ये कहां पर हो रहा है, ये आपका सोमैटिक सेल में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, सोमैटिक सेल में हो रहा है। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हो, न्यूक्लिक एसिड बोलते हो डीएनए को। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने क्या कर लिया, पूरा समझ लिया। तो यहां पर आपका ये टॉपिक क्या होता है, एंड, यानी कि ये क्या होता है, खत्म। तो हमने सेल डिवीजन, सेल साइकिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सबका आज क्या किया, रिवीजन करा। अब नेक्स्ट टर्न में हम क्या कंप्लीट करेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे। जेनेटिक्स के बारे में समझेंगे, जेनेटिक्स की पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इस चैप्टर से आपको काफी हेल्प मिलेगी आगे के टॉपिक्स में। थैंक यू सो मच। आप ये पीडीएफ क्या कर सकते हो, आप ये नोट्स वापस से डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। So we have completed all these topics today. Okay. Thank you so much everyone. Bye bye.